Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम लोग सीटेट का हल प्रश्न पत्र देख रहे थे और उसी सिलसिले में ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग 76 से है ना 76 से 150 तक जो है आज क्वेश्चन देखेंगे। ये पार्ट 2 होगा और यह जो है 31 दिसंबर है ना 31 दिसंबर 2021 का ये पेपर है। और इसी का पार्ट जो आप अगर मेरे प्लेलिस्ट को देखते होंगे तो उसमें आपको पता चलता होगा, इसके थंबनेल से भी मालूम हो जाएगा आपको। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का, शुरू करते हैं आज का प्रथम प्रश्न। 75 तक हो गया, 76 को आज हम लोग देखते हैं। प्रश्न है 76। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए, है ना। एनसीएफ 2005 जो है ना, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य होना चाहिए लिंग संबंधी विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, है ना। लिंग संबंधी विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दे पर समालोचना करना, यह एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 को देखते हैं। प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है ना। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है। तो इसका ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए, बी और सी। ऑप्शन ए है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण। ऑप्शन बी है बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। और ऑप्शन सी है यह थीम पर आधारित है। तो ये प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को है ना कौन सा अनुमोदित करता है। तो ऑप्शन ए, बी और सी यह तीनों जो है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को अनुमोदित करता है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण, बच्चा अपने पर्यावरण की एक संपूर्ण रूप में देखता है और यह थीम पर आधारित है। चलिए ठीक है, 78 को देखते हैं। निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है। तो ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है। तो ए, बी, सी और डी ये चारों सही है। ईवीएस की शिक्षा के संबंध में सही ये है कि अनुभव द्वारा सीखना, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, ज्ञात से अज्ञात और ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप। तो निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है। तो ए, बी, सी और डी तीनों ही सही है। अनुभव द्वारा सीखना यह भी ईवीएस की शिक्षा संबंध में सही है। मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा यह भी सही है। ज्ञात से अज्ञात यह भी सही है। और ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप यह भी सही है। 78 हम लोग देख रहे हैं। और तो 78 हम लोग देख रहे थे और 78 पर आते हैं। 78 हो गया और 79 को हम लोग देखते हैं। निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है। तो ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है। चीजें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं, ये जो है ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम है। निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है। तो ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये ईवीएस का थीम है। चलिए 80 नंबर देखते हैं। एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। ये आधारित है वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव से, है ना। वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव से क्या कह रहा है। एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता, है ना। एनसीईआरटी की जो ईवीएस की पुस्तक है उसमें है अंतरिक्ष में सुनीता, ये आधारित है। तो ये वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव पर आधारित है। चलिए 81 देखते हैं। खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है ना। खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर है परिवार के अनुभवों एवं पारंपरिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना, है ना। परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। 82 को देखते हैं।
ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? तो ईवीएस में एक शिक्षक प्रोजेक्ट, परियोजना कार्य, है ना, प्रोजेक्ट के द्वारा जो है ना, प्रोजेक्ट के अंतर्गत या परियोजना के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। तो ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? तो प्रोजेक्ट या परियोजना कार्य के द्वारा जो है वह, या परियोजना कार्य के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। 83 पर आते हैं। एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या विकसित करना है? तो प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ, है ना। ये जो प्रश्न है कि एनसीईआरटी के ईवीएस अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ। 84 देखते हैं। ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है, वो है विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। 85 देखते हैं। ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है ना। ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है दृष्टांत वर्णन उपकरण। ये क्या है? दृष्टांत वर्णन उपकरण, है ना। तो समझिएगा क्या प्रश्न है कि ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है, शिक्षक किसका प्रयोग करता है? शिक्षक प्रयोग करता है दृष्टांत वर्णन उपकरण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है? निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है? तो ईवीएस के आकलन का सूचक कौन सा हो सकता है? ए और बी, अर्थात अवलोकन और सहयोग। अवलोकन और सहयोग जो है ये ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है। चलिए 87 को देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। तो वास्तविक चुनौती है विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना, है ना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना। 88 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? तो कविताएं और कहानियां। कविताएं और कहानियां जो है ये पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन हैं। 89 निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? यह है समुदाय के सदस्य। ये ऑप्शन से मारना है आपको कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? तो ये समुदाय के सदस्य हो सकते हैं। 90 निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? तो ये है पोर्टफोलियो द्वारा आकलन। ये जो पोर्टफोलियो द्वारा आकलन है ना, इस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जा सकता है। तो पोर्टफोलियो द्वारा आकलन। चलिए भाषा हिंदी आ गया, ईवीएस इंड हो गया और भाषा हिंदी में भी 30 प्रश्न होंगे। देखते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले जो है यहाँ पर गद्यांश आप देख रहे हैं, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, गद्यांश बहुत ही मस्त रहता है इसका, लेकिन पढ़ते हैं इसको। मैं अक्सर सोचता हूँ कि वे शहर कितने दुर्भागे हैं जिनके अपने कोई खंडहर ही नहीं। उनमें रहना उतना ही भयानक अनुभव हो सकता है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो अपनी स्मृति खो चुका है, जिसका कोई अतीत नहीं। अगर मुझसे कोई नरक की परिभाषा पूछे तो वह है हमेशा वर्तमान में रहना, एक अंतहीन रोशनी जहां कोई छाया नहीं, जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है।
जब वर्तमान का बोझ असह्य हो, मैं अपना घर छोड़कर शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ, जहाँ अब कोई लोग नहीं रहते, जहाँ अंधेरा होते ही चमगादड़ आते हैं। ये हमारे शहर में खंडहर है। शहर की स्मृतियाँ और स्वप्न। एक ऐसा भी युग था जब न शहर थे न खंडहर। आदमी अपना अतीत खुद अपने भीतर लेकर चलता था। यहाँ यूं कहें कि स्मृति अभी तक इतिहास नहीं बनी थी। तो गद्यांश हो गया। अब ऑप्शन देखिए, 91 प्रश्न देखिए। जिनके अपने कोई खंडहर नहीं, रेखांकित शब्द से आशय है इतिहास। यहाँ जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये खंडहर में जो रेखांकित है ना, जिनके पास अपने कोई खंडहर नहीं, है ना, रेखांकित शब्द से अर्थात खंडहर से आशय है। यहाँ खंडहर से आशय है इतिहास का, हिस्ट्री का। चलिए 92 को देखते हैं। शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ, है ना, शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ। दूसरे घरों से लेखक का आशय है। दूसरे घरों से लेखक का आशय है ऐतिहासिक इमारतें। क्या है? ऐतिहासिक इमारतें। शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ, दूसरे घरों से लेखक का आशय क्या है? ऐतिहासिक इमारतें। 93 को देखते हैं। लेखक के अनुसार कौन से शहर दुर्भागे हैं, है ना, लेखक के अनुसार कौन से शहर दुर्भागे हैं? तो लेखक के अनुसार जिनकी अपनी कोई स्मृतियां नहीं है ना, जिनकी अपनी कोई स्मृतियां नहीं है, वे शहर क्या हैं? दुर्भागे हैं। लेखक के अनुसार नरक की परिभाषा क्या है? तो लेखक के अनुसार नरक की परिभाषा है सदैव वर्तमान में रहना। सदैव वर्तमान में रहना, यह जो है लेखक के गद्यांश के अनुसार नरक की परिभाषा है। 95 देखते हैं। वर्तमान में रहने से क्या आशय है? वर्तमान में रहने का आशय है ऐतिहासिकता का अनुभव न करना। वर्तमान में रहने से क्या आशय है? तो ऐतिहासिकता का अनुभव न करना, यह वर्तमान में रहने का आशय है अकॉर्डिंग टू गद्यांश। जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, वाक्य के माध्यम से किस ओर संकेत करता है? तो ये रात में भी जागने की ओर संकेत करता है ना, रात में भी जागने की ओर संकेत करता है, जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है। 97 सही शब्द चुनिए। जहां डैश होते ही चमगादड़ आते हैं, तो जहां अंधकार होते ही चमगादड़ आते हैं, यहां क्या हो जाएगा? ब्लैंक्स में अंधकार। कौन सा शब्द भिन्न है? तो इसमें भयानक, भयंकर, भावुक और भुजंग, इसमें जो है भुजंग जो है सबसे भिन्न शब्द है। बाकी भयानक, भयंकर, भावुक ये सभी एक जैसे हैं, लेकिन भुजंग जो सांप होता है वो एक अलग तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे शहर कितने डैश हैं? वे शहर कितने डैश हैं? वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द कौन सा होगा? दुर्भाग्यपूर्ण। अर्थात वे शहर कितने दुर्भाग्यपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 100 से 105 काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। काव्यांश को पढ़ना है और उसका विकल्प चुनना है। मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिले हैं पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। तो ये पद्यांश था और इसका प्रश्न देखिए। मैं तो तेरे पास में रेखांकित शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ है? तो ये जो रेखांकित शब्द है ये ईश्वर के लिए उपयुक्त हुआ है ना। मैं तो तेरे पास में, यहाँ रेखांकित देखिए, मैं तो तेरे पास में, इस सेंटेंस में मैं को रेखांकित किया गया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैं तो तेरे पास में जो मैं प्रयुक्त हुआ है वह किसके लिए? तो वह ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थलों में नहीं पाया जा सकता, क्योंकि वह निवास करता है प्रत्येक प्राणी में, है ना। जो चेतना है वह प्रत्येक प्राणी में निवास करती है, इसलिए कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थलों में नहीं पाया जा सकता, क्योंकि वह हर एक में निवास करता है। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया। चलिए 102 को देखते हैं। कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किसे मिल सकता है? तो कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किसे मिल सकता है? तो वो समर्पित भक्त को मिल सकता है। कवि के अनुसार ईश्वर जो है वह समर्पित भक्त को तुरंत मिल सकता है। ढूंढे शब्द है, ढूंढे जो है वह कैसा शब्द है? तो वह एक क्रिया है। ढूंढना क्या है? एक क्रिया है, आप जानते हैं यह एक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 104 है सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों की श्वास में का आशय है
इसका आशय है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। सब श्वासों की श्वास में का क्या आशय है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। कौनों का अर्थ है, कौनों का है ना, कौनों, कौनों का अर्थ है किसी भी। कौनों का अर्थ क्या है? किसी भी, किसी को भी। 106 को देखते हैं। मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है। यह विचार किसने प्रतिपादित किया है? तो यह नोम चॉम्स्की का है। किसका है? नोम चॉम्स्की का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होते हैं। यह विचार किसने दिया? विचार क्या है कि मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होते हैं। ये विचार है नोम चॉम्स्की का, है ना, नोम चॉम्स्की का। निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। तो विकास का निकटस्थ क्षेत्र किसको कहते हैं? तो बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। यह जो है निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कौन है? निकटस्थ क्षेत्र किसे कहते हैं? तो बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। 108 को देखते हैं। बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना डैश का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो यह है प्रारंभिक साक्षरता का एक महत्वपूर्ण घटक है। बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में, है ना, मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना, तो यह प्रारंभिक साक्षरता का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रारंभिक साक्षरता का एक महत्वपूर्ण घटक है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा है जो निर्माण की रणनीति नहीं है? तो यह है संबद्धता स्थापित करना। संबद्धता स्थापित करना, यह जो है संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है। 110 देखते हैं। लेखन डैश है। तो लेखन एक उत्पादक कौशल है। लेखन क्या है? एक उत्पादक कौशल है। निम्नलिखित में से कौन कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता? क्या कह रहा है? 111 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन कक्षा में मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता? तो कक्षा में खिलौने का कोना बनाना। कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना, यह जो है मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है। तो अब प्रश्न उठता है कि मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में कौन सहायता करता है? तो सहायता करता है दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना, कक्षा में पठन कोना सृजित करना, कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना। ये सभी जो हैं ये मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता करते हैं। जबकि कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना, यह जो है मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है। 112 देखते हैं। भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश। भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है? तो भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का अर्थ है बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है? तो बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा के एक स्तर ऊपर है। 113 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। तो एक कह रहा है समग्र भाषा उपागम बच्चों की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। बी कह रहा है समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए और सी सही है और बी गलत है। और सी ये जो था समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। तो ए और सी सही है, बी गलत है। तो बी वाला जो है ये रॉन्ग है। बाकी ए वाला और ऑप्शन सी ये दोनों ही सही है। ए क्या कहता है देखिए, ए और सी को गौर से देखिए, जो सही है उसको हम लोग देखते हैं। फिर से देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। तो संदर्भ भाषा उपागम में सही क्या है कि समग्र भाषा उपागम बच्चों की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है और समग्र भाषा उपागम जो है रचनावाद पर आधारित है। 114 देखते हैं। एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है? एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का अर्थ है विशिष्ट सूचना
ढूंढना। बारीकी से पढ़ने का अर्थ क्या है, जिस पठन सामग्री को आप पढ़ रहे हैं, है ना, उसको पढ़ने का वास्तविक अर्थ क्या है, तो उसकी विशिष्ट सूचना को ढूंढना, जो उसमें विशिष्ट सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, उसको खोजना। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करती है? बच्चों के उच्चारण में और बच्चों के शब्द संपदा निर्माण में, है ना, बच्चों कौन सा शिक्षार्थियों के उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करती है? तो ये है शिक्षार्थियों के लिए स्वस्वर वाचन, है ना। शिक्षार्थियों के लिए स्वस्वर वाचन जो है, यह शिक्षार्थियों के उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूल तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? तो ये जीन पियाजे द्वारा, किसके द्वारा? जीन पियाजे द्वारा। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? तो ये जीन पियाजे का है। चलिए देखते हैं। कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति डांति मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है। यह प्रदर्शित करता है कि वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है ना। देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको समझिएगा। क्या कह रहा है? कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति डांति मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है। यह क्या प्रदर्शित करता है? यह प्रदर्शित करता है कि वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। वो क्या कर रहा है? ध्वन्यात्मक जागरूकता को विकसित कर रहा है। 118 देखते हैं। कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है? प्रश्न को समझिए। कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है? तो वो प्रक्रिया जो शिक्षक द्वारा प्रयोग की जा सकती है वह है गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। गलतियों को रेखांकित करना और गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। तो यह प्रश्न भी बहुत ही अच्छा था कि कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटि के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है? तो गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थी को उन्हें सुधारने के लिए कहना। चलिए 119 को देखते हैं। माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है ना। माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है? तो घर की भाषा का प्रयोग करता है एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है ना। एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? तो भाषा का व्याकरण सबसे अच्छा कब सीखा जा सकता है? पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। पठन सामग्री और संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके भाषा का व्याकरण सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। चलिए अब लैंग्वेज इंग्लिश आ गया और इसमें भी देखते हैं 30 प्रश्न होगा। हम लोग पहले इसका जो पैसेज है उसको देख लेते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। एक है एट लीस्ट ए थर्ड ऑफ द आइस इन द हिमालयाज एंड द हिंदू कुश रीजन विल मेल्ट दिस century as temperatures rise, disrupting river flows vital for growing crops from China to India, according to the scientists. दो है West glaciers make the Hindu Kush Himalayas region which is home to the world's highest peaks topped by Mount Everest and K2, a third pole behind Antarctica and the Arctic region
they said. तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग इज ऑन ट्रैक टू ट्रांसफॉर्म द फ्राइज्ड ग्लेशियर covered mountain peaks of the HKH, cutting across 8 countries to bear rocks in a little less than a century, said Wester of the International Center for Integrated Mountain Development. 4 है the report by 210 authors said that more than a third of the ice in the region will melt by 2100 even if the governments take thorough action to limit global warming under the 2015 Paris Climate Agreement. The study said that the thaw will disrupt rivers including the Yangtze, making Mekong, Indus, and the Ganga, where farmers rely on glacier melt water in the dry season. About 250 million people live in the mountains and 1.65 billion in river valleys below. Changes in river flows could also harm hydropower production and cause more erosion and landslides in the mountains. चलिए 121 क्वेश्चन देखते हैं. 121 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एक है ए है पारा 1 डील्स विथ द काउज ऑफ द थॉ इन द हिमालयन रीजन. बी है पारा 2 प्रोवाइड्स ए सॉल्यूशन टू डोल विथ द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. राइट आंसर है चूज द करेक्ट ऑप्शन. ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स. ए को ट्रू है और बी क्या है फॉल्स है. मतलब ए जो ट्रू है पारा 1 डील्स विथ द काउज ऑफ द थॉ इन द हिमालयन रीजन, ये राइट है और बी रॉन्ग है. चलिए 122 को देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द ऑथर द हिमालयाज एंड हिंदू कुश रीजन इज important because it has the world's highest peaks. Which of the following statement is not supported by evidence in the text? तो इसका राइट आंसर है implementation of the 2015 Paris Climate Agreement will reduce region temperatures. Which paragraph deals with the cause and effect of the thaw is in the Himalayas region? ये है paragraph 1. Which of the following words is similar in meaning to the word bear as used in the passage para 3? ये है naked. Which of the following word is opposite in meaning to the word harm as used in the passage para 6? ये होगा benefit. Which part of speech is the underlined word in the sentence? है ना, which part of speech is the underlined word in the sentence? तो ये है डैश रिवर फ्लोज आर वाइटल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ये होगा एडजेक्टिव. ये क्या है एडजेक्टिव. व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस डैश रिवर फ्लोज आर वाइटल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ये एडजेक्टिव होगा. व्हिच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कॉन्टेंस एन एरर? तो ए. इफ ए में है इफ वी विल बी और बी में है लेट, सी में है दे विल और डी में है बी. तो इसका राइट आंसर होगा ए, अर्थात इफ वी विल बी. क्वेश्चन नंबर 129 135 रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस. Heaven seems to turn
up when we least expect it. I gave up a good job in Delhi and came to live in a hill station, partly because I love mountains and forest and partly because I wanted to devote more time to writing. I live at the edge of a forest of oak and maple. I am happy among trees, but the full magic of a tree way only brought home to me some time ago when I was in the plains. दूसरा है I was walking through a stretch of wasteland, a desert that seemed to stretch endlessly across a wide, flat plain. Just as I was beginning to find the heat and the glare a little discouraging, I saw a tree, just one small crooked tree, seeming, simmering in the distance, and seeing it there all by itself, but growing stub- stubbornly where other trees would not grow. I was filled with love and admiration for it. When I reached that tree, I found that it had given shelter to other small plants from the sun. A pair of parrots emerged from a hole in the tree trunk and flew across the plain, flashes of red and green and gold. Finding that tree there, struggling on it on but giving life to other thing was like finding a bit of heaven where I least expected it. Almost always it is the unexpected that delight us, that take us by the collar and gives us a good shaking, leaving us gaping in wonder. It may only be a shaft of the sunlight snelt- slanting through the pillars of a banyan tree, or dewdrops caught in a spider web, or in the stillness of the mountain, the sudden chatter of a mountain stream as you go round the bend of a hill, or an emperor's first glimpse of a winding river and the world beyond. चलिए 129 क्वेश्चन देखते हैं. The author decided to shift to the mountains because they loved the mountains and wanted to write more. What lifted the writer's drooping spirit in the desert hut? A single crooked tree struggling to survive in the desert. 131 देखते हैं. The writer was filled with love and admiration for the small crooked tree standing along in the desert. 132 को देखते हैं. The phrase a bite of heaven in para 3 means something, means amazing. A bite of heaven means amazing. Which of the following words has the same meaning as the word crooked in the passage? para 2. ये होगा twisted. Crooked means twisted. 134. Which of the following words is opposite in meaning to the word sudden as used in the passage para 3? ये होगा leisurely. Which part of the following sentence
कॉन्टेंस एन ईरर। तो ईरर जो है ये सी में है ना, 2 का सी। बैडली इफेक्टेड ईरर है, जबकि फार्मर्स एंड ग्रेडनर्स ये राइट है, हैव बीन राइट है, और बाय द ड्रॉट राइट है। लेकिन सी जो है बैडली इफेक्टेड, यह जो है सेंटेंस कॉन्टेंस एंड ईरर। चॉम्स्की प्रपोज्ड द assumption that, है ना, चॉम्स्की प्रपोज्ड द assumption that child is born with innate language learning capacity। 137 देखते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग strategies focus on, cooperative learning strategies focus on student helping one another to learn, students helping one another to learn। which of the following is true for writing as a process, है ना, which of the following is true for writing as a process। writing is है ना, writing is recursive, writing is recursive। which of the following is not for print rich environment in a class, which of the following is not for print rich environment in a class। तो इसका राइट आंसर है students are encouraged to do clay molding as a free play activity। which of the following is not for print rich environment in a class। तो students are encouraged to do clay molding as a free play activity। the term comprehensible input in language is proposed by Stephen Craghan। the term comprehensible input in language is proposed by Stephen Craghan। 141 देखते हैं। in language teaching and learning whole language is an, ये होगा approach, है ना, approach। ऑप्शन 3 इज राइट, approach। in language teaching and learning whole language is approach। skimming is reading a text to, skimming is reading a text to get the general idea of the text। skimming is reading a text to get the general idea of the text। reading aloud to students helps in, reading aloud to students help in building the learners vocabulary and enhancing pronunciation। reading aloud to students helps in building the learners vocabulary and enhancing pronunciation। 144 को देखते हैं। पियागेट्स थ्योरी ऑफ, है ना, पियाजेस थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट suggests that language is learned through assimilation and accommodation। ये जो है पियाजेस थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट suggests that language is learned through assimilation and accommodation। 145 in a language classroom a teacher facilitates and motivates children toward transfer of concepts and skill from home language to language of instruction at school। this strategy promotes language learning, this, है ना, this strategies promotes language learning। 146 देखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020,
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फोकसेस ऑन, तो ये होगा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 फोकसेस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। 147 देखते हैं, which one of the following is not true for storytelling as a pedagogical tool, है ना, which of the following is not true for storytelling as a pedagogical tool, तो it helps to memorize the moral of the story, it helps to memorize the moral of the story। 148 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टॉय बेस्ड पेडागोजी इन लैंग्वेज लर्निंग कैन बी डन थ्रू, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ टॉय बेस्ड पेडागोजी इन लैंग्वेज लर्निंग कैन बी डन थ्रू रो प्ले यूजिंग टॉयज, है ना, रो प्ले यूजिंग टॉयज, ऑप्शन ए इज राइट। 149 देखते हैं, which one of the following is the most suitable assessment activity for, which one of the following is the most suitable assessment activity for assessing learners listening skill, right answer is 4, retelling the story narrated by the teacher, है ना, retelling the story narrated by the teacher, option 4 is right। 150, a teacher uses menu card in a language task, this menu card is an authentic material for language pedagogy, a teacher uses menu card in a language task, this menu card is an authentic material for language pedagogy। तो आज हम लोगों ने 76 से 150 तक जो 31 दिसंबर का प्रश्न था, 31 दिसंबर 2021 का था, इसको हम लोगों ने पूरा देख लिया पार्ट 2। और आपसे यही आग्रह है कि ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइए कैसा लगा वीडियो, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। तो फिर यहीं एंड करते हैं, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद, जय भारत।